बात करने वाले हैं साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स के बारे में। और ये जो हमारी साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स होती हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में टीसी सेल्स भी बोला जाता है। जैसे हेल्पर टी सेल्स को अगर देखें तो हेल्पर टी सेल्स को टीएच सेल के नाम से जाना जाता है। तो अब भाई बात कर लेते हैं कि इस साइटोटॉक्सिक किलर सेल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो हमारी साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स होती हैं वो किस तरीके के पैथोजन को होस्ट की बॉडी से एलिमिनेट कराने में हेल्प करती हैं। दूसरी बात हम लोग ये जानेंगे कि जब ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो एक्टिवेट होने के बाद ये वो कौन सी दो सेल्स हैं जिनमें कन्वर्ट हो जाती हैं और उन दो सेल्स का काम क्या होता है। एंड देन हम लास्ट फेज की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट फेज में हम लोग दो पाथवेज के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वो कौन कौन से पाथवेज होने वाले हैं। पहला जो पाथवे होगा वो ग्रेनिजाइम एंड परफोरिन पाथवे होगा और दूसरा जो पाथवे होगा उसमें हम लोग एफएडीडी डोमेन वाला पाथवे, और नाम क्या होता है उसका, फाज मीडिएटेड किलिंग पाथवे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लें इस टॉपिक को। तो देखो भैया, जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स होती हैं, ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स जिन तरीके के पैथोजेंस को बॉडी से खत्म करती हैं, हटाती हैं, मारती हैं। अगर एक स्पेसिफिक टर्म यूज करें तो मारना ही बेटर रहेगा, क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स ये खूंखार तरीके की सेल्स होती हैं। जैसे ही इनको पैथोजन का पता चलता है ये सीधी उसको टारगेट सेल किलिंग मतलब उसको निगल लेती हैं। कैसे होगा और किस तरीके के पैथोजन को, तो होस्ट की बॉडी में जितने भी इंट्रासेलुलर पैथोजन होते हैं, जैसे कोई वायरस का प्रोटीन हुआ, जैसे कोई कैंसर की सेल्स हुई, इस तरीके के जो पैथोजेंस होते हैं जिनको इंट्रासेलुलर पैथोजन के नाम से जाना जाता है, उनको ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स बॉडी से हटाती हैं। आगे बात करते हैं कि हटाती कैसे होंगी। जैसे ही ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स एक्टिवेट होती हैं, एक्टिवेट होने के बाद ये दो तरीके की सेल्स में डिफरेंशिएट होती हैं। पहली सेल्स हमारी इफेक्टर टी सेल और दूसरी सेल्स बोली जाती हैं मेमोरी टीसी सेल्स। और ये काम क्या क्या करती हैं देखते चलते हैं। तो हो क्या रहा है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर देख लो, इधर समझ लो। मान लो ये हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स के केस में, यानी ये जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स होती हैं, इस केस में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करती हैं वो काम करती हैं हमारी न्यूक्लिएटेड सेल्स। यानी होस्ट की बॉडी में वो सेल्स जो न्यूक्लिएटेड हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करती हैं। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल घूम रही हैं होस्ट की बॉडी में, और जैसे ही इनको कोई वायरल प्रोटीन या फिर कोई कैंसर की सेल दिखी, ये उसको पकड़ेंगी। कैसे पकड़ेंगी, क्योंकि इनको पता होता है कि भैया ये होस्ट का प्रोटीन नहीं है, और पकड़ने के बाद ये उसकी प्रोसेसिंग करेंगी, और जैसे ही प्रोसेसिंग करेंगी वैसे ही एमएससी को सिग्नल चला जाएगा और एमएससी को उस पर्टिकुलर प्रोटीन के, यानी उस बाहर वाले पैथोजन के प्रोटीन को पेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करने के बाद इस एमएससी को दे देंगे। और किस तरीके की एमएससी होगी, ये एमएससी 1 ग्लाइकोप्रोटीन होगा। तो हुआ क्या, इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने होस्ट की बॉडी में जो फॉरेन पैथोजन है, चाहे वो वायरस का प्रोटीन हो, चाहे वो कैंसर की सेल हो, उसको पकड़ा, उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद उसकी एक पेप्टाइड की चेन इस एमएससी 1 ग्लाइकोप्रोटीन को दे दी। अब क्या होगा, अब ये तीनों कौन कौन, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पर लगा हुआ ये एमएससी 1 का ग्लाइकोप्रोटीन, और इस ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा जकड़ा हुआ वो एंटीजन का पेप्टाइड, ये तीनों ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेंगे, टिश्यूज के अंदर सर्कुलेट करेंगे, और सर्कुलेट करके
किस मॉलिक्यूल को या फिर किस इम्यून सेल को ढूंढ रहे होंगे? इस साइटोटॉक्सिक किलर सेल को। और जैसे ही ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को दिखाई देगी, ये एमएससी को बोलेगी कि भाई दिखा, पेप्टाइड को दिखा। किसको? इस हेल्पर, इस साइटोटॉक्सिक किलर सेल को। तो ये तो थी हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, सामने खड़ा कर दो अब साइटोटॉक्सिक किलर सेल। तो ये है टीसी सेल, और हमको पता है इन टी सेल के ऊपर एक मॉलिक्यूल होता है, एक रिसेप्टर होता है, यानी कि एक ताला होता है। और उस ताले की जो चाबी होती है वो एमएससी के पास होती है। और जैसे ही एमएससी और टीसीआर के बीच में, यानी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो एमएससी 1 ग्लाइकोप्रोटीन और इस साइटोटॉक्सिक किलर सेल के टीसीआर के बीच में इंटरेक्शन होगा, वैसे ही होस्ट की बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या होगा? इन दोनों के बीच जैसे ही इंटरेक्शन होगा, होस्ट की बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। और ये इम्यून रिस्पॉन्स जैसे ही जनरेट हो जाएगा, वैसे ही ये जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल अभी इनएक्टिवेट बैठी थी, अभी सिकुड़ी बैठी थी, ये निकल करके आ जाएगी और ये सेल खूंखार होती है, तो इसका हो जाएगा एक्टिवेशन। तो इधर देखो, ये सेल हो गई हमारी एक्टिवेट। और एक्टिवेट होने के बाद ये जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल होती है, ये 2 तरीके की सेल्स में इसका कन्वर्जन हो जाता है। पहली जो सेल्स होती हैं उनको हम इफेक्टर सेल्स बोलते हैं, और दूसरी सेल्स बनती हैं मेमोरी सेल्स। काम क्या होता है देखो, पहली सेल होंगी हमारी इफेक्टर साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स, और दूसरी सेल्स होती हैं मेमोरी साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब काम कैसे करेंगी? ये जो हमारी इफेक्टर साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स हैं, ये पैथोजन को मारने का काम करेंगी, यानी जो पैथोजन उस वक्त पे बॉडी में प्रेजेंट है उसको खत्म करने का काम करेंगे। और किस तरीके से? बाय इंड्यूसिंग अपोप्टोसिस, बाय इंड्यूसिंग अपोप्टोसिस, यानी क्लीन डेथ से निकल जाएंगी उसको। ठीक है। और ये जो दूसरे तरीके की सेल्स बनी हैं, जिनको हम मेमोरी टीसी सेल्स बोल रहे हैं, ये किस लिए बनी है? कि अगर वही पैथोजन, वही स्पेसिफिक वायरस का प्रोटीन होस्ट की बॉडी में दोबारा आता है, हिम्मत करता है एक बार आने के बाद, इफेक्टर टीसी सेल्स से पाला पड़ भी चुका था लेकिन फिर भी आ जाता है, तो ये जो मेमोरी सेल्स होती हैं, इनको याद रहता है कि उस वायरस के प्रोटीन को पहले किस तरीके से खत्म किया गया था। तो अब इजी पड़ जाएगा ना, पता है कि ये जो हमारा पर्टिकुलर पैथोजन है ये किस जगह पर जाकर किस पाथवे को बंद करता है। तो ये जो मेमोरी सेल्स होती हैं, इनको जल्दी से पता चल जाता है कि कौन से वाला पैथोजन है, क्या ये वही वाला पैथोजन। और जैसे ही पता चलता है, ये सिग्नल दे देती हैं हमारी इम्यून सेल्स को। तो इम्यून सेल्स को तरीका नहीं खोजना पड़ता कि इस पैथोजन के साथ डील कैसे करें, क्योंकि मेमोरी सेल्स को ऑलरेडी पता है कि ये जो दुश्मन है, इसको पहले पिछले बार में हम लोगों ने कैसे डील किया था, या फिर इसकी कमजोरियां क्या क्या हैं। तो आ रही हैं चीजें समझ में? 2 तरीके की सेल्स बनती हैं एक्टिवेशन के बाद, इफेक्टर टीसी सेल्स, दूसरी मेमोरी टीसी सेल्स। दोनों का काम समझने में आ गया होगा। आगे देखो, आगे कहानी सुनो। आगे की कहानी ऐसी है, तो ये जो हमारी एक्टिवेटेड इफेक्टर टीसी सेल्स होती हैं, इनको सीटीएल बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? सीटीएल। और ये जो सीटीएल होती हैं, जितनी भी इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, उन सारी इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म कर देती हैं। किस तरीके से, वो भी देख लो।
मान लो कि ये कोई टिश्यू है और इस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर हमारे जो वायरस हैं वो आ गए हैं। तो ये पूरा का पूरा टिश्यू इन्फेक्टेड है। ये ब्लैक वाली डॉट्स वायरस हैं, ठीक है। तो ये है हमारा टिश्यू जो कि इन्फेक्टेड हो गया है, इसमें इन्फेक्टेड सेल्स हैं। तो अब क्या होगा, हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स घूम रही होंगी और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को जैसे ही ये स्पेसिफिक इस टिश्यू के अंदर घूम रही होंगे और जैसे ही ये स्पेसिफिक बाहर का नॉन सेल्फ एंटीजन दिखेगा जिसके सीक्वेंसेस हमारे होस्ट के प्रोटीन से अलग हैं, तो क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये रही, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर हमारा MHC1 है और जैसे ही इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को ये वायरस का प्रोटीन दिखेगा, ये इसको पकड़ेगी, प्रोसेसिंग करेगी और उसके एक पेप्टाइड को पकड़ा देगी अपने इस ग्लाइकोप्रोटीन को। तो मान लो ये रहा हमारा पेप्टाइड पैथोजन का। अब ये इसी टिश्यू से घूमेंगी, टिश्यू के अंदर घूमेंगी और किसको ढूंढेंगी, साइटोटॉक्सिक किलर सेल को। देखो ये आ गई साइटोटॉक्सिक किलर सेल। ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल के ऊपर है टी सेल का रिसेप्टर और जैसे ही इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये है ताला और ये है चाबी, जैसे ही इंटरेक्शन होता है वैसे ही इसके साइटोटॉक्सिक किलर सेल के न्यूक्लियस के पास सिग्नल जाता है। और सिग्नल कौन सा मॉलिक्यूल पहुंचाता है, क्या ये TCR पहुंचाता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी ये जो टेल होती है ये न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाती। मान लो ये न्यूक्लियस है तो इसकी टेल छोटी रह जाती है, इसकी पूंछ छोटी रह जाती है जो कि न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचाती। तो ये काम कौन करेगा, सिग्नल पहुंचाने का। पता तो चल गया TCR को कि भैया बाहर का कोई पैथोजन आ गया है, लेकिन सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा। तो इस दुविधा को सॉल्व करने के लिए एक और मॉलिक्यूल होता है जो इसी के बगल में प्रेजेंट होता है, जिसको हम नाम देते हैं CD3 कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर 6 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं और इसकी जो पूंछ होती है वो बहुत लंबी होती है, उसमें बहुत सारे टायरोसिन अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज होते हैं। इस बारे में हम लोगों ने बात की है मॉलिक्यूल्स वाले वीडियो में। इफ यू हैव नॉट सीन इट येट देन जस्ट गो एंड चेक इट, यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। देखो इधर, इसके जो हमारी टेल है, इसकी पूंछ लंबी होती है जो कि न्यूक्लियस तक सिग्नल पहुंचा देती है और इसकी पूंछ में बहुत सारे टायरोसिन के रेसिड्यूज होते हैं जिनको हम नाम देते हैं आइटेम और ARAM। बहुत डिटेल में बात की है उस वीडियो में, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही सिग्नल इसके न्यूक्लियस तक पहुंचेगा वैसे ही ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल एक्टिवेट हो जाएगी और जैसे ही ये एक्टिवेट होगी वैसे ही इसका प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन मतलब ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी, एक के बाद एक से दूसरी सेल, दूसरी से तीसरी, एंड एक्सपेंशन होगा। और ये होने के बाद ये जो हमारी कुछ सेल्स होती हैं साइटोटॉक्सिक किलर सेल, वो एक स्पेसिफिक तरीके की सेल्स में बन जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको हम नाम देते हैं इफेक्टर साइटोटॉक्सिक किलर सेल और इनका दूसरा नाम होता है एक्टिवेटेड CTL। और ये भाई बहुत खतरनाक चीज है, ये जाएंगी और इन सारी के सारी सेल्स को खत्म कर देंगी। मतलब, और ये किस प्रोसेस की हेल्प से होता है, इसको बोलते हैं हम टारगेट सेल किलिंग। सीधा गोली मारो, जहां देखो गोली मार दो। हेल्पर टी सेल ऐसे नहीं करती है। हेल्पर टी सेल कैसे मारती है पैथोजन को, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हेल्पर टी सेल वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये है इस साइटोटॉक्सिक किलर सेल का पैथोजन को खत्म करने का तरीका।
अब यही जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल हैं, इसके पास दो स्ट्रैटेजीज होती हैं पैथोजन को खत्म करने के लिए। तो वो जो दो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो कौन सी हैं? पहला पाथवे होता है ग्रेनिजाइम एंड परफोरिन पाथवे, और वहीं अगर दूसरी स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो होती है हमारी फाज मीडिएटेड किलिंग। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पहले डिस्कस करेंगे इस पहले पाथवे को, ग्रेनिजाइम एंड परफोरिन पाथवे। चलो, आई होप समझने में आ रहा होगा। अब चलो आगे, पहला पाथवे देखो। पहला पाथवे क्या है? ये ग्रेनिजाइम परफोरिन पाथवे काम कैसे करता है वो देख लो। मान लो कि ये हमारी एक्टिवेटेड सीटीएल है। ये जो एक्टिवेटेड सीटीएल है ये दो मॉलिक्यूल्स को रिलीज करती है, पहला ग्रेनिजाइम और दूसरा परफोरिन। ये जो बड़े बड़े बन रहे हैं ये मॉलिक्यूल हैं हमारे परफोरिन, और एक दूसरे मॉलिक्यूल को भी ये सिक्रीट करती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं ग्रेनिजाइम, ये रेड डॉट वाले। ठीक बात। अब क्या होगा? ये जो एक्टिवेटेड सीटीएल है, ये एक्टिवेटेड सीटीएल जैसे ही इसको इन्फेक्टेड सेल दिखेगी, मान लो ये हमारी सेल है जो कि इन्फेक्ट कर दी है वायरस ने, और इस इन्फेक्टेड सेल पर पहले ये पहला मॉलिक्यूल जाकर के इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच हो जाएगा। तो ये कौन सा है? परफोरिन। ये परफोरिन जाएगा और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच हो गया, और इसका जो परफोरिन का अटैचमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, वो कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर में होता है। इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स लगते हैं इसको अटैच करने के लिए। ठीक है, तो ये जो होता है कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर में होता है। ठीक है, अब ये जो परफोरिन है, ये परफोरिन लग तो गए इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। लगने के बाद ये काम क्या करेंगे? ये परफोरिन चैनल क्रिएट कर देंगे। किसके लिए चैनल क्रिएट कर देंगे? इन छोटे छोटे दूसरे मॉलिक्यूल्स जिनको हम ग्रेनिजाइम बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक चैनल बन गया, और ये जितने भी ग्रेनिजाइम्स हैं ये इस चैनल के थ्रू कहां एंटर कर गए? इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर। तो ग्रेनिजाइम इसके थ्रू इसके अंदर एंटर कर गए। आई होप समझने में आ रहा है। अब ये इन्फेक्टेड सेल के अंदर घुस गया ग्रेनिजाइम, और ये जो ग्रेनिजाइम होता है, ये ग्रेनिजाइम एक कैस्पेज को एक्टिवेट कर देता है। कैस्पेज वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अपोप्टोसिस कराते हैं। तो ये जो हमारा ग्रेनिजाइम होगा, ये ग्रेनिजाइम अंदर पहुंचने के बाद एक्टिवेट कर देगा कैस्पेजेस को, और ये जो कैस्पेजेस होते हैं ये क्या होते हैं? सेरीन प्रोटीएज के एंजाइम होते हैं। सेरीन नहीं, सिस्टीन प्रोटीएज के एंजाइम होते हैं। सिस्टीन अमाइनो एसिड है, सिस्टीन प्रोटीएज
एंजाइम होते हैं, और ये जो एंजाइम होते हैं, मतलब ये जो कैस्पेजेस होते हैं, ये अल्टीमेटली अपोप्टोसिस करा देते हैं। आई होप चीजें समझने में आई होंगी। क्या हो रहा था, वो जो एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक किलर सेल है, जिसको हम एक्टिवेटेड सीटीएल के नाम से जानते हैं, ये एक्टिवेटेड सीटीएल जैसे ही और ज्यादा एक्टिवेट होगी, ये दो मॉलिक्यूल्स को रिलीज करती है, पहला परफोरिन और दूसरा ग्रेनिजाइम। ये जो बड़े बड़े परफोरिन हैं, ये इन्फेक्टेड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाकर अटैच हो जाते हैं और वहां जाकर के चैनल बना देते हैं। किसकी एंट्री के लिए? दूसरे मॉलिक्यूल ग्रेनिजाइम की एंट्री के लिए, और सारे के सारे ग्रेनिजाइम इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, और जैसे ही एंटर होते हैं वैसे ही अंदर जाने के बाद कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर देते हैं। कैस्पेजेस क्या हैं? एंजाइम्स होते हैं, और ये जो कैस्पेजेस होते हैं ये हमारे अपोप्टोसिस करा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई टारगेट सेल किलिंग पहली। अब दो तीन चीजें हैं, वो लिखना चाहते हो तो लिखो, वरना सिर्फ समझते चलो। और वो क्या है कि जो एक्टिवेटेड सीटीएल है, पॉइंट वाइज लिख लो इसी को, पूरे डायग्राम के बारे में, कि जो सीटीएल होते हैं वो परफोरिन और ग्रेनिजाइम को सिक्रीट करते हैं। और कैसे सीटीएल? एक्टिवेटेड सीटीएल सिक्रीट ग्रेनिजाइम एंड परफोरिन। अब क्या होगा कि जो परफोरिन होते हैं ये कैल्शियम डिपेंडेंट अटैचमेंट हो जाता है इन परफोरिन का, देखा था ना कहां पर? इन्फेक्टेड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो लिखो अगला पॉइंट कि कैल्शियम डिपेंडेंट अटैचमेंट ऑफ विच मॉलिक्यूल? ऑफ परफोरिन ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इन्फेक्टेड सेल। ठीक बात। आगे क्या हो रहा था? ये जो परफोरिन थे, ये परफोरिन हमारे चैनल बना दे रहे थे, और चैनल बनाने के बाद उसी चैनल से दूसरा मॉलिक्यूल ग्रेनिजाइम इन्फेक्टेड सेल के अंदर घुस जा रहा था। लिखो ये भी क्या, कि जो परफोरिन है फॉर्म्स अ चैनल, और इस चैनल से दे अलाउ ग्रेनिजाइम टू एंटर इनटू इन्फेक्टेड सेल। और आगे क्या हो रहा था? ये जो ग्रेनिजाइम थे, ये ग्रेनिजाइम एक्टिवेट कर दे रहे थे कैस्पेजेस को। तो ये ग्रेनिजाइम्स एक्टिवेट कैस्पेजेस, और कैस्पेजेस क्या हैं? सिस्टीन प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, और ये सिस्टीन प्रोटीएज एंजाइम क्या करते हैं? दे इंड्यूस अपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये हो गया पहला पाथवे। स्नैपशॉट चाहते हैं तो क्लिक कर लो। दूसरा पाथवे देखो, फाज मीडिएटेड किलिंग कैसे होती है? फाज मीडिएटेड किलिंग के लिए डोमेन्स काम करते हैं, FADD डोमेन। तो दूसरा है फाज मीडिएटेड किलिंग।
इसमें क्या होगा, पहले उसी तरीके से समझ लो डायग्राम की हेल्प से, देन विल राइट द पॉइंट्स। तो इसमें क्या होगा, मान लो ये हमारी इन्फेक्टेड सेल है, इस इन्फेक्टेड सेल के पास एक रिसेप्टर होता है जिसको हम नाम देते हैं फेज रिसेप्टर। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है जिसको हम नाम देते हैं फेज रिसेप्टर। अब क्या होगा, क्योंकि ये सेल इन्फेक्टेड है और इसके पास फेज रिसेप्टर है, तो हमारी एक्टिवेटेड सीटीएल आएगी, और ये जो एक्टिवेटेड सीटीएल होती है, इस एक्टिवेटेड सीटीएल के पास इस रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब ताला, इसका लिगांड होता है जिसको हम फेज लिगांड बोलते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये है फेज लिगांड। लिगैंड और रिसेप्टर वाली कहानी तो पता है ना, कि जो रिसेप्टर होते हैं ये ताले होते हैं और ये लिगैंड इनकी चाबी होते हैं। जैसे ही एक स्पेसिफिक चाबी जिसका डेड बोल्ट बिल्कुल वैसा ही हो ताले का, जैसे उस चाबी का है स्ट्रक्चर, तो वो चाबी उस ताले को खोल देती है। तो जैसे ही ये लिगांड, क्योंकि स्पेसिफिक है इस रिसेप्टर के लिए, इसके साथ बाइंड करेंगे, वैसे ही क्या होगा, इधर देखो, ये जो फेज रिसेप्टर हैं इनके पास डेथ डोमेन होते हैं, मतलब इनकी जो पूंछ है, दिख रही है ये पूंछ, इन पूंछ के पास कुछ स्पेसिफिक तरीके के डोमेन होते हैं जिनको हम FADD डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो FADD डोमेन होते हैं ये कैस्पेज 8 को एक्टिवेट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, दे एक्टिवेट अ कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टीन प्रोटीएज एंजाइम which is known as caspase 8। कैस्पेज 8 को एक्टिवेट करते हैं, और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा वैसे ही ये अपोप्टोसिस करा देता है। किसकी, इस इन्फेक्टेड सेल की। कैसे हो रहा है अब देखो, ये एक बार फिर से देख लो, ये फाज मीडिएटेड किलिंग कैसे हो रही है, ये पाथवे कैसे चल रहा है। ये हमारी एक्टिवेटेड सीटीएल है, ये एक्टिवेटेड सीटीएल के पास लिगैंड होते हैं जिनको हम फेज लिगैंड बोलते हैं, और जो हमारी इन्फेक्टेड सेल होती है उसके पास फेज रिसेप्टर होते हैं, और ये जो रिसेप्टर हैं ये हमारे ताले होते हैं और लिगैंड उनकी चाबी होते हैं। और रिसेप्टर के पास ये पूंछ के अंदर कुछ डोमेन लगे हुए होते हैं जिनको हम FADD डोमेन बोलते हैं। और ये जो FADD डोमेन होते हैं ये क्या करते हैं, देखो, जैसे ही ये चाबी इस ताले के अंदर लगेगी और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, वैसे ही ये जो हमारे पूंछ में लगे हुए डोमेन हैं FADD डोमेन, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और इनके एक्टिवेशन के बाद ये एक स्पेसिफिक एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे जिसको हम नाम देते हैं कैस्पेज 8, और कैस्पेज 8 एंड में अपोप्टोसिस करा देगा। तो यही सारी चीजें पॉइंट वाइज लिख लो, आई होप समझ में आया होगा। देखो, जो एक्टिवेटेड सीटीएल थी वो क्या एक्सप्रेस कर रही थी, लिगांड या रिसेप्टर, ऑब्वियसली लिगांड। तो एक्टिवेटेड सीटीएल एक्सप्रेस फेज लिगांड जो कि इंटरैक्ट करते हैं फेज रिसेप्टर के साथ। फेज रिसेप्टर, और फेज रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करने के बाद, और फेज रिसेप्टर कहां प्रेजेंट था, वो होस्ट की
जो इन्फेक्टेड सेल है उस पर प्रेजेंट है। तो ठीक से लिख लो, फेज लिगांड एक्सप्रेस्ड ऑन होस्ट सेल। या फिर कैंसर सेल। क्या हो रहा था, जैसे ही इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो जो हमारा फेज रिसेप्टर है इन्फेक्टेड सेल के ऊपर जो लगा हुआ है उसमें एफएडीडी डोमेन होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, जो कि क्या है कि जो टेल होती है फेज रिसेप्टर की, उसके पास एफएडीडी डोमेन होते हैं। ठीक है, और ये जो एफएडीडी डोमेन होते हैं, ये एफएडीडी डोमेन हमारे एक्टिवेट होने के बाद ये एक और एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं जिसको हम नाम देते हैं कैस्पेज 8। तो दे एक्टिवेट्स a completely different cysteine protease enzyme which is caspase 8। और ये जो caspase 8 होते हैं ये बाद में जाकर के अपोप्टोसिस को इंड्यूस कर देते हैं। तो लिखो, जो caspase 8 होते हैं दे इंड्यूस अपोप्टोसिस। और एक और पॉइंट है यहां पर कि एक हमारा मॉलिक्यूल होता है TNF अल्फा, वो भी फेज रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है अपोप्टोसिस इंड्यूस कराने के लिए। तो नोट बना करके एक पॉइंट लिख लो, एक बार ये पूछा गया था कि एक और मॉलिक्यूल होता है TNF अल्फा, ये भी इंटरेक्ट करता है किसके साथ, फेज रिसेप्टर के साथ, टू इंड्यूस अपोप्टोसिस। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। And if you are liking the content in the video, then please do like, subscribe and share the videos to your friends, ताकि वो लोग भी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकें और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ सकें। ओके, तो इसी के साथ बाय।